सुनैना जी अपनी बहू को सुबह से लेकर शाम तक बातें सुनाया करती थी। अपनी बहू की तुलना अपनी बेटी से करती थी। बेटी की बड़ाई और बहू की बुराई करती थी। फिर भी सीमा यानी उनकी बहू अपनी सास का मान सम्मान और प्यार करती थी। सीमा जब अपनी सास की बातों से परेशान हो जाती तो सारा गुस्सा अपने पति पर निकाल देती। हर्ष भी ना तो अपनी माँ को कुछ कहता और ना ही अपनी पत्नी को। जिंदगी ऐसे ही बीत रही थी। रोज सुबह सुबह सास बहू पर चिल्लाया करती थी। आज भी वैसा ही हुआ। भाग्यवान सुबह के 7 बजने को आए हैं और यह महारानी अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकली। अरे आज चाय मिलेगी या नहीं? मुझे तो लगता है खुद ही बनाकर पीनी पड़ेगी इस बुढ़ापे में। अब यह नौबत आ गई है कि 2 घूंट चाय के लिए भी मैं चिल्लाती रहूं। इस घर में है कौन मेरी सुनने वाला? अम्मा की कड़कती तेज आवाज़ सुनते ही उनका बेटा हर्ष नींद में ही कांप उठा और उसकी नींद खुल गई। वैसे तो अम्मा की तेज़ आवाज़ सुनने की उसकी भी आदत सी हो गई थी। रोज़ रोज़ घर में होने वाली इस महाभारत का वह आदी हो चुका था। आंख खुलते ही हर्ष ने घड़ी की ओर देखा। अभी 7 भी पूरे नहीं बजे थे और अम्मा ने सुबह सुबह अपनी बहू को प्रवचन सुनाने शुरू कर दिए थे। थोड़ी देर में हर्ष उठकर बाहर आया और अम्मा के पास चारपाई पर बैठ गया। फिर बोला, क्या हुआ अम्मा, आप रोज ही सुबह सुबह शुरू हो जाती हैं। क्या करूं बेटा, जब तक सुबह सुबह गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाती नहीं हूं तब तक तेरी अर्धांगिनी अपने कमरे से बाहर कहाँ निकलती है। तू ही बता, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि मेरे मुंह से अपने गुणगान सुने बिना तेरी पत्नी सीमा शांति से एक कप चाय बनाकर मुझे दे दे। हालांकि अम्मा ने यह सब बातें बड़े गुस्से में आकर कही थी, लेकिन कहने का अंदाज ऐसा था कि सुनते ही हर्ष मुंह पर हाथ रखते हुए अपनी हंसी दबाने लगा और फिर बोला, लेकिन अम्मा अब इसमें गलती तो तुम्हारी ही है। अपनी बहू को सही तरीके से काम करना सिखाया होता तो आज इस तरह चिल्लाने की नौबत क्यों आती। अरे मैंने तो उसे सारे काम अच्छे से करने सिखाए थे। अब समझने वाला ही ना समझे तो इसमें मेरा क्या कसूर। मेरे तो भाग ही फूट गए जो 15 साल पहले इस महारानी को अपनी बहू बनाकर इस घर में लेकर आई थी। अब तेरे सामने की ही बात है। तेरी बहन पूजा, उसे भी तो घर का सारा काम कितना मैंने सिखाया था। कितनी चुस्ती से दौड़ दौड़ कर घर के सारे काम कर देती है। ससुराल में जाकर भी उसने हम लोगों का नाम रोशन किया है। अरे ससुराल के सभी लोग उसका काम देखकर दंग रह गए थे और यहाँ तेरी पत्नी है जिससे सलीके से एक काम तक नहीं होता। अगर बहू की माँ ने उसे भी घर का काम करना सिखाया होता तो आज यहाँ बैठी मैं अपनी किस्मत का रोना ना रो रही होती। अभी सुनैना जी यह सब बातें बोल ही रही थी कि उनकी बहू सीमा तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आ गई। हालांकि उसने अम्मा की सारी बातें सुन ली थी, लेकिन बिना कुछ बोले मुंह बनाकर रसोई घर में चली गई। लो आ गई आपकी बहू रानी, फिर मत कहिए कि काम नहीं करती मेरी पत्नी, हर्ष ने मजाकिया अंदाज में कहा तो बहू को कोसती अम्मा का रिकॉर्ड फिर से शुरू हो गया। तू तो कुछ बोल ही मत, जोरू का गुलाम कहीं का। मेरी शादी हुई थी तो गज भर का घूंघट करवाया था तेरी दादी ने मुझसे और मैं उनकी हर बात मानती थी। यही संस्कार मैंने अपनी बेटी पूजा को भी दिए हैं, लेकिन यहाँ तो घूंघट करना तो दूर, सर पर पल्लू तक नहीं रखा जाता अपने बड़ों के सामने। अम्मा ने फिर से बोलना शुरू किया तो हर्ष समझ गया कि अभी बेटी की तारीफ और बहू की आलोचना का कार्यक्रम लंबा चलेगा, इसलिए वह वहाँ से चुपचाप उठ गया। आज उसे ऑफिस जल्दी जाना था, इसलिए जल्दी से तैयार होकर आ गया। फिर जूते
पहनते हुए बोला, अरे सीमा, नाश्ता तैयार हुआ या नहीं? बस 5 मिनट और। सीमा ने तेजी से हाथ चलाते हुए कहा तो हर्ष बोला, अरे इतनी देर से रसोई घर में क्या कर रही हो? जल्दी से नाश्ता दो, मुझे जल्दी निकलना है। बहुत देर से सासू माँ की तीखी बातें सुनते सुनते सीमा पहले ही अपना आपा खो चुकी थी। अब पति की बात सुनी तो उसे अपना सारा गुस्सा निकालने का मौका मिल गया। सास पर व्यंग कसती हुई अपने पति से बोली, हाँ हाँ, रसोई घर में तो बिस्तर लगा है ना, जहाँ मैं आराम फरमा रही हूँ। मैं तो ठहरी निठल्ली, मुझे क्या पता खाना कैसे बनाया जाता है। इतना कहते हुए सीमा नाश्ता लेकर बाहर आई और हर्ष के सामने पटक कर अपनी सासू माँ को गुस्से भरी निगाह से देखते हुए वापस रसोई घर में चली गईं। यूँ तो आम तौर पर सास बहू की बातों में बेटा फंस कर रह जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। हर्ष को अपनी माँ और पत्नी की इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह जानता था कि ना तो उसकी माँ दिल की बुरी है और ना ही पत्नी। एक पल झगड़ते हैं तो दूसरे ही पल पहले जैसी हो जाती हैं। 15 वर्ष पहले सुनैना जी अपने बेटे हर्ष के लिए अपनी पसंद की लड़की सीमा को चुनकर लाई थी। हर्ष और सीमा का एक बेटा और एक बेटी है। सीमा ने ससुराल आने के बाद अपनी हर एक जिम्मेदारी बड़े अच्छे तरीके से निभाई थी, लेकिन फिर भी अपनी बहू के कामकाज में मीन मेख निकालने की अम्मा जी की आदत बन गई थी। जैसे ही बहू की छोटी सी भी गलती नजर आती तो वह किसी परंपरागत सास की तरह उस पर बरस पड़ती। दरअसल उन्हें अपनी बेटी की तारीफ करने का कुछ ज़्यादा ही शौक था, जिस कारण वह अपनी बहू को आते जाते ताने और उलाहने देती रहती थी। सीमा अक्सर इन तानों को नज़रअंदाज कर दिया करती थी, परंतु जब सहन खत्म हो जाती तो इसी तरह अपना गुस्सा अपने पति पर निकाल लिया करती थी और हर्ष चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता। अम्मा, जिनका नाम सुनैना था, आज पड़ोस में उन्हें सुनैना आंटी के नाम से जाना जाता था। पूरे मोहल्ले में छोटे बड़े सभी लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। आज पड़ोस में शादी ब्याह हो या कोई उत्सव हो या कोई भी शुभ कार्य, उनसे राय ना ली जाए ऐसा तो कभी संभव ही नहीं होता था। मोहल्ले के सभी लोगों के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे, परंतु बहू के मामले में उनकी जुबान अक्सर फिसल जाया करती थी। हर्ष थोड़ी देर में नाश्ता करके अपने ऑफिस के लिए निकल गया। उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही घर पर फ़ोन की घंटी बजी। सुनैना जी ने फ़ोन उठाया तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, हेलो माँ, मैं पूजा बोल रही हूँ। अरे पूजा बिटिया, मैं बस तुझे ही याद कर रही थी। और बता, घर पर सब ठीक तो है ना? दामाद जी और बच्चे कैसे हैं? हाँ माँ, सब कुछ ठीक है। आज आपको एक खुशखबरी देने के लिए फ़ोन किया था। आपके नाती वंश का रिश्ता तय हो गया है। इतना सुनते ही सुनैना जी खुश हो गईं। इससे पहले कि वह कुछ और बोलती तभी पूजा ने कहा, माँ, शादी की तारीख भी तय हो गई है। 20 दिन बाद ही शादी है, इसलिए अभी से तैयारी करनी शुरू कर दो। बढ़िया से कपड़े खरीदना, आखिर आपके नाती की शादी है, कोई मजाक थोड़ी ना है। आप सब 2 दिन पहले ही आ जाना, कार्ड में कुरियर से भेज दूंगी। अच्छा, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, बहुत सी तैयारियाँ करनी है। नाती की शादी का समाचार से जहाँ एक ओर सुनैना जी बहुत उत्साहित हो गईं तो वहीं दूसरी ओर चिंता के कारण उनके पसीने छूटने लगे कि आखिर सारी तैयारियाँ कैसे होंगी। मात्र 20 दिन का समय है और ना जाने कितने इंतजाम करने पड़ेंगे। अरे बहुरिया, कहाँ चली गई? जल्दी से इधर आ। चिंतित स्वर में उन्होंने अपनी बहू को आवाज़ दी तो उनकी बहू सीमा, जो सासू माँ के ताने उलाहने से परेशान होकर कमरे में जा बैठी थी,
उनकी आवाज़ सुनकर तुरंत दौड़ी चली आईं। क्या हुआ माँ जी, क्या बात है? अरे बहू, पूजा का फ़ोन आया था। बता रही थी कि वंश का रिश्ता तय हो गया है। 20 दिन में ही शादी है और हमें 2 दिन पहले आने को बोला है। मुझे तो चिंता हो रही है कि सारे इंतजाम कैसे होंगे। अरे माँ जी, यह तो बहुत अच्छी बात है और तैयारी की चिंता आप मत कीजिए। मिलजुल कर करेंगे तो सब इंतजाम हो जाएगा, सीमा ने कहा। और फिर दोनों सास बहू आपसी बैर भूल कर शादी की तैयारियों के लिए विचार विमर्श करने लगी। वैसे तो अम्मा जी के हाथ पांव फूलने भी जायज़ था, क्योंकि उनका दामाद एक बहुत बड़ा व्यापारी था और आगरा में रहने वाले बेटी दामाद का रहन सहन बहुत ऊंचा था। जिस समय उनकी बेटी की शादी उनके दामाद से हुई थी, उस समय तक दोनों परिवारों का औधा एक समान था। उस समय उनका दामाद केवल एक प्राइवेट नौकरी किया करता था, परंतु शादी के कुछ समय बाद उसने नौकरी छोड़कर अपना कारोबार करना शुरू कर दिया और ईश्वर की कृपा और उसकी कड़ी मेहनत के बलबूते वह कारोबार चल निकला, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज उनका दामाद एक बहुत बड़ा व्यापारी है और उनकी बेटी खूब ऐश कर रही है, जिसके आगे पीछे नौकर चाकर घूमते हैं। जबकि अम्मा का बेटा हर्ष एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। उसकी तनख्वाह बहुत कम तो नहीं है, परंतु इस महंगाई के ज़माने में उसकी तनख्वाह से घर का खर्च ही आराम से निकल पाता था। जीजा और साले की कमाई में बहुत अधिक अंतर आ गया था और जैसे जैसे समय बीतने लगा, यह अंतर दोनों परिवारों के संबंधों के बीच भी दूरियों का कारण बनने लगा। अब तो आलम यह हो गया था कि मायके में जाकर रहना तो दूर, पूजा अपनी माँ से मिलने के लिए भी वहाँ नहीं आती थी। हालांकि समय के साथ रिश्तों में दूरियाँ बन गई थी, परंतु आखिर थे तो खून के रिश्ते। सुख दुख में वही खून के रिश्ते तो सबसे पहले याद आते हैं। इसलिए सुनैना जी और उनकी बहू जब से शादी की तैयारियों में जुट गई, सब कुछ सोचने विचारने के बाद सुनैना जी उठकर अपने कमरे में गईं और अलमारी में से अपनी एक पुरानी सोने की अंगूठी निकाली और फिर अलमारी के लॉकर में से बैंक की एफडी का एक कागज़ निकाला। फिर अपनी बहू से बोली, भोरिया कल बाजार जाकर अंगूठी का दाम निकलवा लेते हैं और इसे बेच देते हैं, और यह 1 लाख की एफडी है। हर से कहकर इसे भी तुड़वा लेती हूँ। आखिर बेटी के घर जा रहे हैं तो सबके कपड़े तो लेकर जाने ही होंगे, साथ में नई बहू के लिए एक चैन भी बनवा लेते हैं। जी माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, सीमा ने अपनी सासू माँ की हाँ में हाँ मिलाई और फिर अपने काम में जुट गई। रात को हर्ष जब घर आया तो अम्मा ने उसे उसके भांजे वंश की शादी का समाचार सुनाया और सारी तैयारी के बारे में विचार विमर्श करने लगी। तो हर्ष बोला, अम्मा 2 दिन में मुझे तनख्वाह मिल जाएगी, उसके बाद हम सारी तैयारी कर लेंगे। तो अम्मा ने कहा, नहीं बेटा, तू बस ट्रेन की टिकट बुक करा देना और फिर घर खर्च के लिए भी तो पैसों की ज़रूरत है। शादी की तैयारी के लिए एफडी तुड़वा देना, फिर मैं बहू के साथ बाजार जाकर सामान ले आऊँगी। पैसे हाथ में आने पर अगले ही दिन सारा काम निपटा कर सास बहू दोनों बाजार जाने के लिए निकल गईं। सबसे पहले सुनार की दुकान पर जाकर पुरानी सोने की अंगूठी देकर नई बहू के लिए एक चैन बनवाई और फिर कपड़े खरीदने के लिए एक बड़ी सी दुकान पर गए। परंतु कपड़ों की दुकान में जाकर देखा तो कीमतें तो आसमान छू रही थी और कपड़े भी बेटी के स्टैंडर्ड के अनुसार खरीदने थे। अभी तो 2-3 जोड़ी कपड़े ही सिलेक्ट किए थे कि अम्मा बोली, बहू यह पैसे तो पूरे नहीं हो पाएंगे। माँ जी, आप कपड़े देखिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, सीमा ने कहा और दुकान से बाहर चली गई। और थोड़ी देर बाद पैसे लेकर वापस लौटी तो पैसे देखकर अम्मा जी हैरान रह गईं।
अरे बहू, इतने पैसों का इंतजाम तूने कैसे किया? अम्मा ने पूछा तो सीमा बोली, अरे माँ जी, वह मैं तो आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप खरीदारी कीजिए। बेटी के पूरे परिवार के लिए लेटेस्ट डिजाइन के कपड़े खरीद कर अपने और अपने परिवार के पहनने के लिए भी एक एक जोड़ी कपड़े खरीदे। वे दोनों जब घर आईं तो सीमा ने सबके लिए खाना बनाया, और जब सीमा अम्मा को भोजन देने आई तो उनकी नज़र अपनी बहू के गले पर पड़ी। अरे बहू, तेरी चैन कहाँ गई? वाह माँ जी, पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए मैंने अपनी चैन बेच दी। चैन बेचने की बात सुनकर अम्मा की हैरानी का ठिकाना न रहा। लेकिन बहू, वह तो तेरी माँ की आखिरी निशानी थी ना, तूने उसे कैसे बेच दिया? अरे अम्मा जी, अब दीदी के घर सस्ते कपड़े लेकर जाते तो कितनी बदनामी होती हमारी। आखिर परिवार की इज्जत का सवाल था। चैन तो फिर कभी बनवा लूँगी। ऐसा कहकर सीमा रसोई घर में चली गई। विवाह समारोह में जाने की सारी तैयारियां हो गईं। अम्मा जी ने बेटी को फ़ोन करके अपने आने की सूचना भी भेज दी, और विवाह से एक दिन पहले अम्मा सपरिवार अपनी बेटी के घर आगरा जाने के लिए रवाना हो गई। जैसे ही वे सब लोग आगरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर उतरे तो अम्मा ने देखा कि स्टेशन पर दामाद जी पहले ही अपनी गाड़ी लेकर वहाँ मौजूद थे। अम्मा ने देखा कि इस उम्र में भी सूट बूट पहने और काला चश्मा लगाए उनके दामाद किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहे थे। अम्मा और उनके परिवार को आते देख वे आगे बढ़कर अम्मा के पैर छूने लगे तो अम्मा ने बहुत से आशीर्वाद दे डाले। साधारण से कपड़े पहने उन सभी लोगों को उनकी बड़ी सी गाड़ी में बैठने में भी संकोच महसूस हो रहा था। गाड़ी में बैठे हुए अम्मा सोचने लगी कि जैसे ही बेटी के घर पहुंचूंगी तो बेटी पहले की तरह आकर मुझसे लिपट जाएगी और फिर शिकायत करते हुए कहेगी, अम्मा आप लोग इतनी देर से क्यों आए? और फिर जल्दी से अपने हाथ से चाय बनाकर ले आएगी और बैठकर सारा हाल चाल बांटेगी, और कौन कौन से काम करने हैं इसकी पूरी लिस्ट बनाकर मुझे थमा देगी। सोच सोचकर अम्मा मन ही मन उत्साहित हो रही थी। जैसे ही वे लोग घर पहुँचे तो पूजा के दोनों बेटों ने आगे बढ़कर उनके पाँव छुए। पूजा भी वहीं आंगन में ही खड़ी थी और घर की साज सजावट करने वाले लोगों को निर्देश दे ही रही थी। अपने मायके वालों को सामने देखा तो पूजा मुस्कुराकर उनसे मिली और नमस्ते राम राम की औपचारिकता के बाद उसने एक नौकर को आवाज़ दी, अरे मोहन, इन्हें ऊपर वाले कमरे में ले जाओ और यह सब सामान भी उठाकर ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दो। और इतना कहने के बाद वह फिर से अपने काम में व्यस्त हो गई। घर पहुंचने के बाद अम्मा के दिल में जो उत्साह हिलोरे ले रहा था वह एकदम से ठंडा पड़ गया। कहाँ तो अम्मा ने अपनी बेटी से इतने गर्मजोशी भरे स्वागत की उम्मीद की थी, और कहाँ सामान ऊपर रखवा कर एक नौकर के जरिए उनके पास चाय नाश्ता भिजवा दिया गया। यह सब देखकर अम्मा का दिल बुझ सा गया। सब लोग बारी बारी से कमरे के साथ लगे बाथरूम में जाकर हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो गए और फिर सफ़र की थकान मिटाते हुए चाय नाश्ता करने लगे। लेकिन अम्मा की तो जैसे सारी भूख ही खत्म हो गई थी। चाय का कप लेकर वह ज्यों की त्यों बैठी रही। तभी कमरे में उनकी बेटी पूजा आ गई। अरे यह क्या, आप लोगों ने अभी तक चाय नाश्ता भी ख़त्म नहीं किया? फिर अम्मा बोली, बस बिटिया तेरा इंतज़ार कर रहे थे। अरे माँ, इतने सारे काम हैं, समझ नहीं आता क्या देखूं। अब आप लोग तो घर के ही हैं, फिर मेहमानों जैसा बर्ताव क्यों करना? बेटी के मुंह से अपने लिए प्यार भरी दो बातें सुनकर अब तक बेगानापन महसूस करती सुनैना जी के दिल में ममता फिर से हिलोरे लेने लगी। बात तो तूने सही कही बेटी,
शादी वाले घर में काम बहुत से होते हैं, पर तू चिंता मत कर, तू मुझे काम बताती जा। मैं और तेरी भाभी मिलकर सारे काम संभाल लेंगे। उसी समय अम्मा के दोनों नाती वंश और अंश भी वहाँ आ गए। तभी अम्मा अपना बैग खोलकर बैठ गई और सारा सामान निकालने लगी और फिर अपने साथ लाए उपहारों को एक एक करके बड़े प्यार से सबको देने लगी। वंश को नानी द्वारा लाए गए कपड़े बहुत पसंद आए, तो वहीं अंश तो अपने कपड़े देखकर खुश हो गया। वाह नानी, मेरे लिए कपड़े तो आप बहुत अच्छे खरीद कर लाए हैं, मैं तो इसे रात को ही पहनूंगा। सुनैना जी अपने नातियों की बातें सुनकर बहुत खुश हुईं, लेकिन जैसे ही उन्होंने पूजा को उपहार दिया तो अपने द्वारा लाए उपहार की प्रशंसा सुनने के लिए अम्मा बेताब हो गईं। परंतु बेटी ने तो औपचारिकतावश उसे खोलने के बाद उलट पलट कर देखा और फिर बुझे मन के साथ एक तरफ रख दिया। उसके चेहरे पर कोई उत्साह नहीं था। अम्मा, अब आप सब लोग आराम कीजिए, रात को संगीत का फंक्शन है, मैं नीचे जाकर तैयारियां देख लेती हूँ। वहाँ से उठते हुए पूजा ने कहा तो संगीत का नाम सुनते ही अम्मा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहीं लेटे लेटे अम्मा सोचने लगी, रात को संगीत में तो मुझे बहुत से गीत गाने का मौका मिलेगा। सोच सोच कर अम्मा उत्साहित होती जा रही थी। शाम के समय सब लोग तैयार हो गए। संगीत का आयोजन घर के बड़े से आंगन में किया गया था, जिसकी खूब बढ़िया सजावट की गई थी। पूजा की किटी पार्टी की सहेलियां और आस पड़ोस की हाई स्टैंडर्ड की औरतें फिल्मी गाने गाते हुए नाच रही थी। वहीं बैठे हुए सुनैना जी सोचने लगी, यह भी कोई गीत हैं? शादी ब्याह में तो शगुन के गीत गाए जाते हैं। वह बैठे हुए इंतजार करने लगी कि कब उनकी बेटी उन्हें शगुन के गीत गाने को कहेंगी, परंतु वह तो अपनी हाई सोसाइटी की सहेलियों के साथ नाच गाने में मशगूल थी। उसे इतनी फुर्सत ही कहाँ थी कि अम्मा को भी एक दो गीत गाने के लिए कह देती, जबकि वह जानती थी कि उसकी माँ को शादी ब्याह में गीत गाने का कितना शौक है। थोड़ी ही देर में डीजे पर ऊंची ऊंची आवाज़ में फिल्मी गाने बजने लगे और सुनैना जी का गीत गाने का शौक मन ही मन में रह गया। बेटी ने उन्हें किसी से मिलवाया तक नहीं। ऐसे अपरिचित माहौल में वह केवल एक मूक दर्शक बनकर रह गई थी। थोड़ी ही देर में खाना शुरू हो गया तो अम्मा को एक कुर्सी पर बिठाकर उनकी बहू उनके लिए खाने की थाली लेकर आ गई। हर्ष भी वहीं बैठकर बच्चों के साथ खाना खाने लगा। आज वह भी स्वयं को बहुत अकेला और उपेक्षित महसूस कर रहा था। खाना खाने के बाद सब लोग कमरे में आ गए। सब मेहमानों के जाने के बाद पूजा अपने हाथ में कुछ सामान लिए उनके कमरे में आई और अपनी भाभी सीमा से बोली, अरे मैं तो मेहमानों में इतनी व्यस्त हो गई कि आप लोगों के पास आ ही नहीं पाई। आपने ठीक से खाना तो खाया है ना? अरे दीदी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम सबने खाना खा लिया है। हम लोग कोई पराये थोड़ी ना हैं जो बार बार आपको कहना पड़े। अपनी बहू का यह जवाब सुनकर सुनैना जी बहुत प्रभावित हुई। अच्छा अम्मा, आपके नाती की शादी की खुशी में मैं आप सब लोगों के लिए कुछ उपहार लाई हूँ। ऐसा कहते हुए पूजा ने सबके हाथों में एक एक थैला पकड़ा दिया। यह देखकर अम्मा हैरान रह गई तो पूजा बोली, अरे अम्मा, शगुन के तौर पर मेरी तरफ से भी तो आपको कुछ देना बनता है ना। यह आप लोगों के लिए कपड़े हैं और मैं चाहती हूँ कि कल आप सब यही पहने। फिर अम्मा मुस्कुराती हुई बोली, ठीक है, अगर तू यही चाहती है तो यही सही, हम लोग कल यही कपड़े पहनेंगे। थोड़ी देर में सब लोग सो गए, लेकिन अम्मा की आंखों में नींद नहीं थी। शायद नई जगह होने के कारण वहाँ उन्हें नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर ताज़ी हवा खाने के लिए वह बाहर निकल गई और खुली छत पर टहलने लगी। टहलते हुए अम्मा के कानों में कुछ आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़
उनके कमरे के साथ बने दूसरे कमरे से आ रही थी। वह कमरे के पास गई तो पूजा के बेटे वंश की आवाज़ आई, मम्मी आप शाम को कहाँ गायब हो गई थी? मुझे आपसे कुछ काम था। अरे कुछ नहीं, थोड़ी देर के लिए बाजार चली गई थी। तुम्हारी नानी, मामा मामी और उनके बच्चों के लिए अच्छी क्वालिटी के कपड़े खरीदने थे, वरना कल शादी के समय यह लोग वही पुराने फैशन के घटिया कपड़े पहनकर तैयार हो जाते। तुम्हारी शादी में कितने हाई स्टैंडर्ड के लोग आने वाले हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि गंवार जैसे दिखने वाले लोग मेरे मायके वाले हैं तो मेरी कितनी बेइज्जती हो जाती। अब यह लोग तो मुंह उठाकर घटिया और सस्ते कपड़े पहनकर आ गए हैं, लेकिन मुझे तो अपनी इज्जत का ख्याल रखना ही पड़ेगा ना। लोगों के मायके से शादी ब्याह पर ना जाने कितने ही उपहार आते हैं, और एक मेरे मायके वाले हैं घटिया से कपड़े उठाकर ले आए हमारे लिए। मेरी इज्जत का उन्हें बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहा। अरे जितना सामान वह लेकर नहीं आए उससे कहीं ज़्यादा खर्च तो मैं उनके ऊपर कर चुकी हूँ। गुस्से भरे स्वर में पूजा बोलती जा रही थी। तभी वंश बोला, बस कीजिए मम्मी, यह आप कैसी बातें कर रही हैं? मामा मामी और नानी वे सब हमारे अपने हैं, और जिन उपहारों को आप घटिया बता रही हैं वे उपहार वे लोग कितनी मुश्किल से खरीद कर लाए होंगे, इसका अंदाज़ा भी है आपको? उन उपहारों में उनका प्यार छिपा है, लेकिन यह बात आप नहीं समझ पाई। यह बातें सुनते ही सुनैना जी के कान तो जैसे शून्य ही हो गए। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे अचानक से कोई तीर आकर उनके कलेजे को चीर गया हो। किसी असहनीय पीड़ा से वो छटपटा गईं। बेटी के प्रति अंधी ममता और प्रेम में वो तो भूल ही बैठी थी कि अब उसका स्टैंडर्ड उनसे कहीं ज़्यादा ऊंचा उठ गया है, इतना ऊंचा कि अब खून के रिश्ते भी उसके आगे छोटे पड़ गए हैं। जिस ममता की छाँव में वह पली बड़ी थी, जिनकी उंगलियां पकड़कर चलना सीखी थी, आज ऊंचाइयों पर पहुंचते ही उसे वही वहाँ फूहड़, गंवार और कंगाल दिखने लगी। आज एक माँ का ओहदा इतना छोटा हो गया कि उसका परिचय करवाने से भी उसकी इज्जत में दाग लग जाते। बेटी को दिए जिन संस्कारों पर आज तक मैं नाज करती आई थी, उन्हीं संस्कारों की नींव इतनी खोखली हो गई कि उसी नींव पर खड़े रिश्ते की इमारत टूटकर धराशायी हो गई। सारी रात अपने बिस्तर पर बैठी अम्मा स्वयं को ही कोसती रहीं कि आखिर क्यों अपने पूरे परिवार को लेकर वह अपनी बेटी के घर आ बैठी। विवाह के दिन जब सभी लोग हल्दी के समारोह में बैठे तो सुनैना जी अपनी बेटी के आधुनिक पहनावे को देखकर भुनभुनाने लगी। विवाह की पवित्र रस्मों में इन बेढंगे फैशनेबल कपड़ों के बजाय अगर एक खूबसूरत सी साड़ी पहनी होती तो कहीं अधिक अच्छी लगती। ऐसे अंग प्रदर्शन करना तो हमारी सभ्यता नहीं है। सुनैना जी की मनोदशा को सीमा बहुत अच्छी तरह से समझ पा रही थी। इससे पहले कि वह अपनी बेटी को यह सब बातें कहती, उसकी बहू सीमा उन्हें समझाते हुए बोली, अम्मा जी आप उन्हें कुछ मत कहिए, कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे रिश्ते और ख़राब हों, और यदि दीदी ने आपको कुछ कह दिया तो मुझसे सुना नहीं जाएगा। बहू की कही गई बात सुनैना जी को उचित लगी और वह चुपचाप कमरे में जाकर बैठ गई। मन में विचार आया कि सिर पर पल्लू ना करने के कारण मैं बहू को कितनी बातें सुनाती थी, जबकि वह सलीके से कपड़े पहनती थी। बहू के दिन भर काम में जुटे रहने के बावजूद मैं हमेशा अपनी बहू से असंतुष्ट रही और बेटी की तारीफ़ों के पुल बांधती रही। ननद के परिवार के सामने अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए उसने अपनी सोने की चैन तक बेच दी। यहाँ बेटी के घर आने के बाद भी मेरी बहू ही मेरी सुविधा और असुविधा का ख्याल रख रही है। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि
उन्हें अपनी बहू में अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ नज़र आ रही थी। फिर सोचने लगी कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ जो मुझे ऐसी बहू मिली, वरना आजकल की बहुएं तो दूसरे दिन ही रसोई अलग कर लेती हैं, जबकि मेरी बहू आज तक मेरे ताने उलाहने सुनते हुए भी मेरी सेवा करती रही। हमेशा मेरी बहू ने मुझे प्यार और सम्मान दिया। फिर भी ना जाने क्यों मैं बेटी पर ही सारा प्यार लुटाती रही। आज अपनी ही सोच पर उन्हें शर्मिंदगी होने लगी। कुछ समय बाद उनकी बहू सीमा कमरे में आई और बोली, चलिए अम्मा जी, कपड़े बदल कर तैयार हो जाते हैं, शादी किसी बड़े होटल में है। ऐसा कहते हुए सीमा ने अपनी सासू माँ के लिए साड़ी निकाल कर रख दी। यह वही साड़ी थी जो पूजा उनके लिए लेकर आई थी। एक एक करके सब लोग तैयार हो गए तो सुनैना जी ने भी चुप करके अपनी बेटी की लाई साड़ी पहन ली। हालांकि उस साड़ी में उनका दम घुट रहा था और अब वह वापस अपनी उसी दुनिया में लौट जाना चाहते थे जहां वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे। फिर भी स्वयं को संयमित रखते हुए उन्होंने शादी के समारोह में भाग लिया और अगले दिन बहू के आने के साथ ही उन्होंने वापस जाने की तैयारी कर ली। नई बहू को आशीर्वाद स्वरूप अपनी लाई चैन उपहार स्वरूप दी तो दूल्हा दुल्हन ने पैर छूकर अपनी नानी का आशीर्वाद लिया। अपना सामान बांधते हुए बेटी की लाई साड़ी उन्होंने वहीं पर तह लगाकर रख दी और वापस अपने घर जाने को तैयार हुई। पूजा ने भी अपनी भाभी के हाथ में कुछ मिठाई के डब्बे थमा दिए और मायके वालों को स्टेशन पर छोड़ने के लिए ड्राइवर को आवाज़ दी तो सुनैना बोली, नहीं बेटी, हर्ष ऑटो लेने गया है और वैसे भी हम जैसे गंवार को ऑटो में सफ़र करने की आदत है। तुम्हारी महंगी कार तुम्हें मुबारक, हम चलते हैं। ऑटो में बैठते ही स्वाभिमानी सुनैना जी की रुलाई फूट पड़ी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। हर्ष भी अपनी माँ के दुख को समझ पा रहा था तो वहीं उनकी बहू ने उनके आंसू पोंछते हुए उन्हें अपने गले से लगा लिया और अपनी सासू माँ के आत्मसम्मान पर लगी चोट को अच्छी तरह समझ पा रही थी। दोपहर के समय जब घर वापस पहुंची तो वह खुश हो गई। कुछ देर अपनी थकावट दूर करके अम्मा जी आस पड़ोस के घरों में मिठाई बांटने के लिए निकल रही थी कि तभी उसके कानों में हर्ष की आवाज़ पड़ी, सीमा, आखिर खाना बनाते हुए तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है? सब्जी में तो नमक है ही नहीं, बिल्कुल फीकी है। इससे पहले कि सीमा कुछ कहती, अम्मा गुस्से से बोली, अरे यह कौन सा तरीका है अपनी पत्नी से बात करने का? सफ़र से लौटती है बेचारी, काम में लग गई, आखिर वह भी इंसान है। अगर सब्जी में नमक डालना भूल गई तो तू उठकर रसोई में से नमक लेकर डाल ले। और हाँ, आइंदा मेरी बहू से ऊंची आवाज़ में बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मा के यह बदले तेवर देखकर हर्ष का मुंह खुला का खुला रह गया तो वहीं सीमा तो हैरानी से अपनी सासू माँ की ओर देखती ही रह गई। अब सुनैना जी अपनी बहू सीमा को कुछ भी नहीं कहती है, ना ही उसे बात बात पर ताने देती, क्योंकि उनकी समझ में आ गया था कि बहू और बेटी में कितना अंतर है। बेटी अपनी अमीरी की घमंड में माँ को कुछ समझ ही नहीं रही है, वहीं बहू अपनी सास के ताने सुनने के बाद भी उनका ख्याल रख रही हैं। लेकिन सुनैना जी अपनी बेटी के ही गुणगान गाया करते थे। जब वह अपने नाती की शादी में अपनी बेटी के घर गई तो बेटी में उन्हें इग्नोर कर दिया, यहाँ तक कि उनके लाए कपड़े और उपहार पसंद ही नहीं आए, क्योंकि वह उनके स्टैंडर्ड के ही नहीं थे। तो दोस्तों, सुनैना जी की बेटी ने सुनैना जी के साथ जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।